एवरीवन, दिस इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर लाइट के बारे में फ्रॉम क्लास 8 साइंस। ये आपका 16 चैप्टर है और आज अपन यहाँ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और लाइट कैसे अपनी हेल्प करती है चीजों को देखने में। ऑलराइट, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने माइंड में ये आ रहा है कि व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, कि अपन चीजों को अपन क्यों देख पाते हैं। जैसे मान लो कि सामने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, तो अभी इनको मैं देख पा रहा हूं, है ना। और रात के टाइम पर, नाइट टाइम पे जब यहाँ पे बल्ब नहीं होगा, है ना, डार्कनेस होगी, उस टाइम पे मैं इनको देख नहीं पाऊंगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। टू थिंग्स आर essential to see objects. The first one is light and the second one will be eyes. Alright, देखो बिना लाइट के आप किसी भी चीज को आप देख नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि यहाँ इस रूम में यदि अंधेरा होता, डार्कनेस होती, तो उस टाइम पर कोई भी चीज यहाँ की विजिबल नहीं होती, है ना। और एक और केस क्या हो सकता है कि लाइट के बिना अपन देख नहीं पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे होगी आई, कि यदि कोई ब्लाइंड पर्सन है, कोई ब्लाइंड आदमी है, तो वो भी किसी चीज को देख नहीं पाता है। तो किसी भी चीज को विजिबल बनाने के लिए, देखने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, लाइट और आई का होना। ऑलराइट, अब सवाल ये आता है कि लाइट से अपन क्यों चीज को देख पा रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो उसको अपन समझते हैं आगे। अपन देखो लाइट से या लाइट की हेल्प से अपन चीजों को अपन क्यों देख पाते हैं, इसका तो रीजन ये होता है। जैसे मान लो कि यहां पर सरफेस मान ली अपन ने, और ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्सन जो इसके यहां खड़ा है, यहां पर साइड में, ठीक है, और ये इसको देख पाता है। डे टाइम में ये जो पर्सन है इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि देखो यहां पर सन होगा और सन से यहां पर लाइट आती है और सन से लाइट इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहां लाइट फॉल होके वापस से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके इस ह्यूमन की आईज तक पहुंचती है। और इसीलिए ये जो चीज है वो इसको दिख पाती है, क्योंकि यहां से रेज आ रही है, यहां से लाइट आ रही है जो इसके आंख तक पहुंच रही है, तभी वो चीज दिख पाती है। बट यदि मैं बात करूं नाइट टाइम का, तो देखो नाइट में क्या होगा कि नाइट में सनलाइट आएगी नहीं, सनलाइट नहीं आएगी, तो यहां से कोई भी रेज इसकी आईज तक नहीं पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाइट टाइम में विजिबल नहीं होगा और डे टाइम में विजिबल होता है। ऑलराइट, तो देखो यहां पर इसको देखने के लिए लाइट का होना भी जरूरी है, और ये लाइट जब आंख तक आएगी, आइज तक पहुंचेगी और आइज इनको ना इंटरप्रेट करेगी, है ना, और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो पिक्चर बनेगा इसके दिमाग में, वो देख पाएगी। ऑलराइट, तो यहां पर ऐसा होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से, ऑब्जेक्ट से, और रिफ्लेक्ट होके आइज तक पहुंचती है, और उस वजह से ये जो पर्सन है उसको देख पा रहा है ना। तो यहां से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रेस्पॉन्सिबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, है ना। लाइट का रिफ्लेक्शन होना, लाइट का रिफ्लेक्ट होके आइज तक पहुंचना, ये जो कहानी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो आगे अपन बात करेंगे इसमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ऑलराइट, इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। तो उससे पहले आप एक पॉइंट नोट कर ले आप यहां पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल to see any object. This is the answer. All right. अच्छा, अब बात करने वाले हैं अपन रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में, है ना। देखो नेक्स्ट लिखो आप हेडिंग का नाम, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के रूल कौन कौन से होते हैं, इसके लॉज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपने 7th क्लास साइंस में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सरफेस मान ली अपन ने, ठीक है ना, यहाँ पे मिरर भी हो सकता है, तो ये अपन एक सरफेस मान ली, ठीक है, ये सरफेस है, और यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर लाइट का सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। अभी लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में आती है। ये मालूम होना चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड रेज। तो इसको अपन बोलेंगे लाइट रेज। तो यहां से लाइट रेज आएगी और इस सरफेस पे फॉल होने के बाद में वापस से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है। तो इस एंगल से लाइट आ रही है और ये तो है आपकी, इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है।
ऑलराइट। और ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस के ऊपर फॉल होने के बाद में ये सरफेस इसको वापस से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इस रे का नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे, ऑलराइट। और देखो यहां पर एक नॉर्मल भी होता है, ऑलराइट। देखो इसमें यहां पे ये है नॉर्मल, इस लाइन को, ये लाइन जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की यहां पर वो लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट मींस कि इसका एंगल कितना होगा यहां पर 90 होगा, तो इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। और देखो इसमें इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन, कि लाइट का किसी सरफेस के ऊपर फॉल डाउन होना और फॉल होकर वापस से उसी मीडियम में ना रिफ्लेक्ट होना, इस पूरी कहानी का नाम होगा रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की वजह से ये अपन चीजों को अपन देख पाते हैं। अब यहां पे रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग दो यहां पे लॉज आएंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो पहले अपन बात करें कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। तो इसमें आप लिखिए नेक्स्ट कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इसको मैं यहां समझाऊंगा आपको कि फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मीनिंग ये होता है कि जितना एंगल ये जो रेज है, इंसिडेंट रेज है, नॉर्मल से बनाती है, उसको बोलते हैं अपन इंसिडेंस एंगल एंड द सिंबल विल बी आई। रिफ्लेक्टेड रेज का नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रखा है उसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस एंगल। और जिस एंगल से ये जो है रिफ्लेक्ट हो रही है नॉर्मल के साथ में उसको बोलेंगे अपन आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलराइट। तो मैं यहां पे लिखूं कि ये है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है कि I इज इक्वल टू आर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलराइट। तो यहां पे फर्स्ट लॉ को लिखो आप, इस एंगल इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, है ना। एंगल ऑफ I विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ R, ये जो सिंबल है वो एंगल का है। तो जितना एंगल ये रे बनाएगी नॉर्मल से उतना ही एंगल ये वाली रे बनाएगी नॉर्मल से, बोथ एंगल विल बी इक्वल। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नोट करें, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है। सेकंड लॉ का मतलब ये होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो नॉर्मल है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों जो लाइन होती है, तीनों लाइन जो होगी, दीज लाइज इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होती है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने कि मान लो कि मेरे पास में यहां पर एक चौक है ना, और ये मान लो कि अपने इंसिडेंट रे है और ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे है यहां पर, और यहां इनके बीच में नॉर्मल भी होगा। तो तीनों जो लाइन होगी, तीनों लाइन है ना, ये वाली लाइन नॉर्मल और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइन जो होती है एक ही प्लेन में होती है, एक ही प्लेन में होगी। इसको बोलते हैं अपन सेकंड लॉ, है ना। तो नेक्स्ट लिखो आप, इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, मैं आपको लिखवाऊंगा ना बाद में। ऑलराइट, तो इसमें लिखिए आप, फर्स्ट लिखिए कि फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका स्टेटमेंट होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, इसको आप अंडरलाइन करें, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस मीन्स angle of I will be equal to angle of R. This is the statement of first law of reflection. Now moving to second law. Second law theoretical है, second law of reflection. देखो इसमें इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कि इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल and reflected ray lies in same plane, lies in same plane। तो
तो दीज आर सम बेसिक रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। तो यहां पे अपन ने स्टडी कर लिया, इनको आप नोट कर ले, वी विल मूव फॉरवर्ड। एक सेकेंड, आगे अपने को पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अपने घर में अपन मिरर के सामने आते हैं तो अपनी इमेज वहां बनती है उसके अंदर। तो अभी अपन ये देखने वाले हैं कि वो इमेज क्यों बन रही है ना, और वो इमेज कैसी इमेज बनेगी, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। ऑलराइट, नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखो आप, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अच्छा, आपके घर में जो मिरर होता है ना वो प्लेन ही होता है, दैट इज प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, ऑलराइट। देखो इसमें पहली बात तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, अभी आज बात कर रहे हैं अपन अबाउट रिफ्लेक्शन। तो जैसे मान लो कि यहां पर एक मिरर है, ठीक है, ये मान लो एक प्लेन मिरर है जो आपके घर में होता है, ठीक है, दिस इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ऑलराइट। और लेट सपोज कि यहां पर मान लो आपकी आईज है, ये मान लो आपकी आईज है, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका इमेज इस मिरर में कहां बनेगा ये तो आपको मालूम होगा कि अपन यदि, है ना, कांच के सामने जाएंगे, मिरर के सामने जाएंगे तो उसका अपना इमेज जो होता है वो अंदर बनता है उसकी। अपने इमेज को अपन टच नहीं कर सकते, अपन अपनी इमेज को अपन ओनली देख सकते हैं ना। देखो यहां पर कि ये पूरा मिरर है यहां पर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, है ना। देखो क्या होने वाला है यहां पर कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो निकल के बाहर आएगी यहां पर, ठीक है। देखो ये लाइट यहां से आई बाहर, और लाइट यहां से आने के बाद में इस मिरर पर होगा रिफ्लेक्शन। एंड अभी अपन ने बात कर ली कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ, है ना, इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस। तो ये लाइन यहां से आएगी, ये रे, और यहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक जाएगी। तो ये अपना हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें, अब ये जो आपका मिरर है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और इसका मीनिंग ये होता है कि ये लाइट को अंदर पास होने नहीं देगा। बट देखो इस ह्यूमन आईज को क्या लगेगा कि ये जो इमेज है, जो रे है, वो पीछे से आ रही है ना, इसको ऐसा अपीयर होता है, इसको ऐसा अपीयर होगा कि ये जो रेज है वो पीछे से आ रही है, और इसीलिए इस आई को, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहां पर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, इसका इमेज यहां बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर कि यहां से लाइट निकली, एमिट हुई, और लाइट यहां से एमिट होके इस मिरर पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस आईज तक पहुंच रही है। और अब इस आईज को ये ऐसा मतलब फील हो रहा है, ऐसा इसको अपरेंट हो रहा है कि ये जो रेज है वो इस साइड से आ रही है, इसीलिए इसको, इसका ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो यहां पर फील होता है, यहां पर, ठीक है ना। तो ये है इसका इमेज। तो दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि यहां पर इमेज कैसे बनता है। और जैसे आप भी देखते हो अपने आप को, है ना, मिरर के अंदर, तो वहां पर भी यही होता है, ठीक है ना, ऑलराइट। अब देखो इसमें, अब इस मिरर के रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ बातें और है। देखो यहां पर पहली बात तो ये होगी कि जितना डिस्टेंस यहां पर होगा, जितना डिस्टेंस मिरर का और ऑब्जेक्ट का है, उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। ये चीज काफी आसान है समझने के लिए। कभी आप देखना, मिरर के सामने जितना आप ग्लास से आप दूर रहते हो, उतना ही आपका इमेज अंदर बनता है। तो जो डिस्टेंस ये वाला होगा, इसको मान लो आप D1 मान लो, और इसको मान लो आप क्या D2 मान लो आप। तो पहला पॉइंट तो अपना इसमें यह बनेगा कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है, मतलब कि D1, उतना ही क्या होगा, इमेज का होगा मिरर से D2। D1 इज इक्वल टू D2। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। अब देखो इसमें अपन आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें यह आएगा कि जो इमेज है वो कैसी है, इसमें इमेज आपकी वर्चुअल है, ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है, इमेज इज वर्चुअल। अब देखो वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं अपन, कि जहां से आपको रेज आते हुए लगे। देखो एक्चुअल में रेज यहां से नहीं आ रही है, तो यहां से आपको आती हुई फील हो रही है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में जो आपकी इमेज बनेगी उसका नाम क्या होगा, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वाले केस में एक्चुअल में रेज वहीं से आती है ना।
तो ये अपनी है वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, इसके अलावा ये इरेक्ट है। ये क्या है? अपनी इरेक्ट इमेज है, मतलब कि जो इमेज जैसा यहां पर होगा ना वैसा ही ओरिएंटेशन यहां पर भी होगा, सीधी इमेज बनती है यहां पर, है ना, सीधी इमेज बनती है यहां पर। ऑलराइट, उसको बोलते हैं अपने इरेक्ट इमेज। उसका नाम क्या होगा? इरेक्ट इमेज। अच्छा, इसके बाद में तो थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का होगा। तो साइज ऑफ इमेज, है ना, इज एज सेम एज ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज भी वहां पे फॉर्म होगा। इसीलिए अपने को अपनी जो खुद की इमेज है ग्लास के अंदर, मिरर के अंदर, वो सेम दिखती है साइज में, ना। ऑलराइट, तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। नोट कर ले इसको आप, कि एक प्लेन मिरर की हेल्प से कैसे इमेज फॉर्म होता है। पूरी कहानी ये वाली, इसकी कुछ जो की पॉइंट्स है वो अपन यहाँ पे नोट कर लिए कि D1 विल बी इक्वल टू D2। इसके अलावा इमेज विल बी वर्चुअल, द नेक्स्ट वन विल बी इमेज विल बी इरेक्ट, मतलब कि सीधी इमेज बनेगी यहाँ पर, है ना। और साइज ऑफ इमेज इज एज सेम एज ऑब्जेक्ट। इसको नोट करिए आप, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो इसमें, अब देखो यहां पर इसी इमेज फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो अपन देखेंगे। उसको अपन बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ऑलराइट, तो ये आप नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि व्हाट इज मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, हेडिंग का नाम, छोटी सी हेडिंग आने वाली, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, कभी आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड दिखाओगे तो वहां जो इमेज बनती है वो बनती है राइट हैंड की, और यदि आपने राइट हैंड दिखाया है एज ए ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी? लेफ्ट हैंड की। तो इस फिनोमेना का नाम क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। इसका नाम क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। तो इसमें लिखो आप, द फिनोमिना ऑफ appearing left as right or right as left is known as lateral inversion। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि बिल्कुल यहां पर उल्टा काम हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको आप नोट करें, एंड वी विल मूव फर्दर। देखो, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप नोट कर ले। अच्छा, देखो, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी आसान पॉइंट है वाला दो। देखो, ये दो टाइप का होगा। एक तो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो अभी अपन ने बात कर ली, दैट वाज टाइप ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक अलग दूसरा होगा डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, इसमें इसको होने के लिए जो सरफेस होगी दैट शुड बी स्मूथ एंड प्लेन। जैसे मान लो कि अभी यहां की बात करें कि यहां पर ये सरफेस अपन ने कैसी ले रखी है? बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल ही ये है प्लेन सरफेस। अब यदि यहां पे रिफ्लेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो कि बहुत सारे लाइट की बीम यहां पे आ रही है, लाइट रेज यहां से आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, मान लो, एंड लेट्स सपोज ये भी आ रही है। तो ये लाइट यहां पे फॉल हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये लाइट आपकी यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो, यहां पर एक काफी इवन सा पैटर्न बन रहा है, यहां पर काफी डिसिप्लिन में और रेगुलर सा एक पैटर्न बन रहा है, लाइट का आना और यहां से जाना। तो इसको बोलेंगे अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो एक ही पॉइंट ध्यान रखो आप कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इज डन ऑन प्लेन सरफेस, कि यदि सरफेस जहां पे रिफ्लेक्शन होने वाला है वो कैसी हो, काफी स्मूथ हो और प्लेन हो, तो उस वहां का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब बात करूं मैं सेकंड के बारे में। जैसे मान लो कि यहां पर एक सरफेस है इस टाइप की, एक मिनट ना, ये मान लो, और यहां की सरफेस मान लो ऐसी है, जिगजैग है, ठीक है ना, इसको अपन बोल सकते हैं इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। अब यदि यहां पर लाइट फॉल करे अपन, यहां पर लाइट रेज आए, जिस मान लो लाइट मान लो यहां से आई तो वो ऐसे जाएगी यहां पर, ठीक है ना, और लाइट मान लो यहां पर गई तो वो ऐसे मूव करेगी यहां पर, ठीक है। हालांकि देखो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो हर जगह पे वैलिड है, यहां पर भी ना वैलिड है। अच्छा, एक और देखो, जैसे मान लो कि यहां से लाइट आई और मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्शन है दैट इज नॉट इवन, दैट इज नॉट क्वाइट सिमेट्रिक, ये काफी डिस्टर्ब सा लग रहा है आपको, तो इस वाले को अपन बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉट इवन, दैट इज अनइवन, और इसीलिए इसका नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और ये होगा अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज अकर ऑन ए इर्रेगुलर सरफेस। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख ले कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन is occurred on irregular surface। ऑल राइट, इसको नोट करें। एंड आगे अपन बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या एक ही बार होता है या मल्टीपल टाइम में रिफ्लेक्शन हो सकता है ना, ठीक है, इसको नोट करिए आप। आगे देखो इसमें आप नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन, कि एक रेज मान लो एक बार रिफ्लेक्ट हो गई तो उसके बाद में वो और दोबारा ना रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसमें लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग का नाम रहेगा अपना कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, है ना, लिखो आप इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट और रे कैन बी रिफ्लेक्ट्स अगेन, कैन बी रिफ्लेक्ट्स अगेन। और इसको समझने के लिए आप एक ही काम करो, आपने देखा होगा कि जब भी अपन सैलून में है ना जाते हैं अपन कटिंग करवाने के लिए बार्बर शॉप में, तो वहां आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि मान लो जैसे कि एक मिरर आपके आगे होता है ना, ठीक है, सैलून में अपन गए होंगे अपना कभी, तो वहां आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक तो मिरर आपके पीछे होता है, एक अपने आगे होता है, तो वहां पर आपकी बहुत सारी वहां आपकी इमेज बनती है, बहुत सारी। इसकी वजह ये होता है, इसका वजह ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन है वहां पर बहुत बार हो रहा है। जैसे मान लो कि एक बार रिफ्लेक्शन तो मान लो इस पे हुआ, इस मिरर के ऊपर, अब इसका जो इमेज है वो पीछे वाले मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। दोबारा सुनना आप मुझे कि एक बार रिफ्लेक्शन होगा सामने वाले मिरर के ऊपर, सामने वाले मिरर पर, और वहां एक इमेज बनेगा, वह इमेज जो होगा वो पीछे वाले मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो उसका इमेज वहां बनेगा। ऐसे करते करते बार बार यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो रिफ्लेक्शन कैन अकर मल्टीपल टाइम ऑल्सो, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल लिखो आप, इन हेयर ड्रेसर सोप we can observe that a light ray can reflect again and again. This is the simplest example जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आप नोट कर ले। इसके बाद ध्यान दो आप, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मल्टीपल इमेज के बारे में, कि एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत सारी बन सकती है क्या, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, है ना, कि एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मल्टीपल बन सकती है क्या, मल्टीपल इमेज। देखो इसमें ये देखो काफी आसान है। अभी अपने ऑब्जर्व किया कि एक ही ऑब्जेक्ट था, है ना, जो पर्सन है वो जो बैठा है सैलून के अंदर वो तो एक ही है,
उसी की इमेज बहुत सारी बन पा रही है। तो दिस इज मल्टीपल इमेज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसको करने के लिए आप एक और काम कर सकते हो कि आप दो मिरर लीजिए, आप प्लेन मिरर, है ना, और उन दोनों मिरर्स को आप 90 के एंगल पे आप रख दो। आप ऐसे कि मान लो कि एक मिरर यहां पर है और मान लो कि एक मिरर मान लो यहां पर है, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट आप रख दो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट। तो अभी आप देख पाओगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत सारी बनेगी, है ना। अच्छा, ये एंगल 90 ना हो के 60 हो या 90 से बड़ा एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, तो भी आप देख पाओगे कि वहां पर बहुत सारे वहां पे इमेजेस फॉर्म होंगी, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है, और जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतने ही इमेजेस वहां पर फॉर्म होगी। ऑलराइट, देखो यहां पर एक और चीज है कि एक जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तो उसका इमेज वहां बनेगा। अब जो यहां की इमेज है वो किसी और मिरर के लिए अगेन एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, तो एक और इमेज वहां बनेगा। तो ऐसा बार बार होता है, और इसीलिए अपन देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज पॉसिबल हो सकती है। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन multiple image can obtain of a single object। एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज अपन फॉर्म कर सकते हैं, बट मल्टीपल इमेज फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए मोर देन वन मिरर। एक ही मिरर से ओनली एक ही इमेज फॉर्म होगा। यदि मिरर आपके पास दो मिरर है या आपके पास तीन मिरर है, तो उनको अरेंज करके अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मल्टीपल इमेज अपन वहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा इसको आप नोट करें। आगे देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, एक मिनट। ऑलराइट, देखो अब मल्टीपल इमेज के कॉन्सेप्ट पे ना बेस्ड एक डिवाइस होती है, एक टॉय होता है जिसको अपन बोलते हैं कैलेडियोस्कोप, ए साइंटिफिक टॉय इन विच number of images can be formed by mirrors placed at an angle to another। देखो इसको अपन पहले बनाते हैं, इसको ना अपन, ये एक्टिविटी है ना, तो इसको बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। आप तीन मिरर लीजिए आप, है ना, तो मिरर तीन लेंगे अपन, और उनको अपन एक के बाद में देखो से हट टाइप में, जैसे मान लो कि लेट सपोज कि मेरे पास में एक बुक मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो मिरर नंबर 1 तो अपन यहाँ लगा दिया, एक मिरर को आप यहाँ लगा दो इसके ऊपर ऐसे, और एक आप यहाँ लगा दो आप, तो दिस इज टाइप ऑफ प्रिज्म। तो इन तीनों मिरर से मैंने एक प्रिज्म बना लिया। अब उस पूरे प्रिज्म को आप, जैसे मान लो कि ये प्रिज्म मान लो आप, ठीक है ना, और इस पूरे प्रिज्म को आप, एक मिनट ना, पूरे प्रिज्म को आप एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड में बंद कर दो आप। जैसे मान लो कि यहां पे एक सिलेंड्रिकल मान लो कार्डबोर्ड है यहां पर, ठीक है ना, ये वाला, और इस पूरे प्रिज्म को आपने यहां पर प्लेस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी एक साइड में, इस सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड की एक साइड में आप एक, है ना, यहां पर यहाँ पे एक होल कर दो आप, यहां पर छोटा सा ना एक होल कर दो आप, और यहां पर इस पे आप एक लगा दो ग्लास, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उस ग्लास के ऊपर आप छोटे छोटे आप पीसेज रखो आप, ठीक है ना, कलरफुल, जैसे मान लो पेपर पीस रख दिए अपन ने, कुछ भी आप यहाँ पे रखो आप, और इस मिरर को आपने यहाँ रख दिया है ऑलरेडी, इस पूरे प्रिज्म को आपने यहाँ रखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि यदि आप इस पूरे इन चीजों को आप यहां से देखोगे आप होल की हेल्प से, ठीक है, यदि आप इस होल से आप इनको देखोगे आप इन चीजों को, तो आप ये पाओगे कि इनकी डिफरेंट यहाँ पे इनकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कार्डबोर्ड है, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है, उसके अंदर अपन एक प्रिज्म डाल दिया, ठीक है ना, प्रिज्म इज टाइप ऑफ मिरर, ठीक है ना, मिरर से फॉर्म होता है, उसको अपन यहाँ पुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसके वन एंड को मैंने क्लोज कर दिया, और वहां पर ओनली एक ओपनिंग है छोटी सी एक, है ना, उसको देखने के लिए यहाँ एक ओपनिंग है, एक होल है, और सेकंड वाले है ना एंड पर एक अपन ने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उस ग्लास के ऊपर अपन ने बहुत सारी अपन चीजें अपने वहां पे रख दी अपन ने, है ना, जैसे मान लो कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पेपर पीसेज है, उनको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। और अब यदि मैं उन सब चीजों को यहां से ऑब्जर्व करूंगा इस होल से, तो आप ये पाओगे कि वहां पे बहुत सारी इमेजेस वहां बन रही है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज कैलेडियोस्कोप, ठीक है ना। दिस इज अ साइंटिफिक टॉय इन विच नंबर ऑफ इमेज कैन बी फॉर्म। ऑलराइट, ये आप नोट कर ले। और अब बात करने वाले हैं अपन कि सनलाइट को जब अपन प्रिज्म से पास करेंगे,
सनलाइट को जब अपन ना प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म से पास करने पर क्या होगा वहां पर, ऑलराइट। ठीक है, देखो इसमें आगे अपन बात करेंगे सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। क्वेश्चन ये है कि सनलाइट जो है वो व्हाइट होती है, ठीक है, जो आपको दिखता है ऐसा, या वो कलर्ड होती है, उसमें कलर उसमें और भी होते हैं क्या, ठीक है ना। तो देखो ये काफी आसान चीज है इसको जानना कि सनलाइट कैसा होता है। तो एक काम करो आप कि एक प्रिज्म ले आप, और प्रिज्म के ऊपर आप, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म इज नथिंग दैट इज मेड बाई मिरर्स, दैट इज मेड बाई 3 मिरर्स। तो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म के ऊपर यदि आप सनलाइट फॉल करोगे, यहां पर सनलाइट आप यहां पे फॉल करोगे तो आप ये पाओगे ये सनलाइट है, ये सनलाइट है। तो आप अभी यहां पर ये पाओगे कि ये जो सनलाइट है वो आपको इस साइड में 7 कलर में दिखेगी, 7 कलर, विबग्योर, ये आप नाम सुना होगा ना, विबग्योर। ये है VIBGYO और दिस वन इज लास्ट वन R। V मीन्स है ना वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड। तो जब आपने सनलाइट को आपने इससे पास किया है ना, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये 7 कलर में डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई, ऑलराइट। तो इससे अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि सनलाइट इज नॉट अ व्हाइट लाइट, दैट इज ए कलर्ड लाइट ना, कलर्ड लाइट। और सनलाइट का इन 7 पार्ट में टूटना है ना, स्प्लिटिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन, ऑलराइट। तो इसको लिखो आप पहले, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट और सनलाइट into their constituent colors is called dispersion of light। लाइट का स्प्लिट होना, लाइट का स्प्लिटिंग, टूटना 7 कलर्स में, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि लाइट जो है, सनलाइट जो है वो ओनली व्हाइट लाइट नहीं है, वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, विबग्योर। और ये आपको मालूम पड़ेगा थ्रू प्रिज्म। Hence we can say that sunlight is not only white light, that is colored light। और ये प्रोसेस अपने को यहां से मालूम पड़ रहा है, ऑलराइट, ठीक है। देखो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे आई के बारे में। देखो आगे अपन बात कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दैट इज कैलिडियोस्कोप, ऑलराइट। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन कि इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अपन एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारी अपन इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी अपन ने बात की पहले कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सारी इमेज बन सकती है, तो उसी है ना कॉन्सेप्ट पे जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज कैलिडियोस्कोप। तो आप इसमें लिखे, इट इज ए साइंटिफिक टॉय which can form multiple images by placing mirrors on certain angle, alright। तो देखो यहां पर ये एक प्रिज्म होगा इसके अंदर, और ये जो है सिलेंड्रिकल एक कार्डबोर्ड है, और इसके जो एक एंड पे एक ओपनिंग है छोटी सी, और एक एंड पे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। और जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको देखना है, जिनकी इमेज आपको देखनी है, उन ऑब्जेक्ट्स को आप यहां रखो इसके ऊपर, ग्लास की प्लेट के ऊपर, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, और अब आप इस वाली ओपनिंग से इसको आप देखिए, इसको आप यहां से अपनी आई को लगा के इसको आप देखो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इन पीसेस की, इन ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी यहां इमेज बनेगी कलरफुल, है ना। तो ये जो है एक काफी आसान एक्टिविटी है, टॉय होता है, दैट इज नोन एज कैलिडियोस्कोप, ऑलराइट। अच्छा, आगे अपन बात करेंगे कि जो सनलाइट जो होती है, जो सन से लाइट आ रही है, वो सनलाइट जो है वो व्हाइट होती है या उसमें और भी कलर उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है इसमें, इसको नोट कर ले आप। आगे देखो इसमें आप कि सनलाइट इज व्हाइट लाइट और नॉट, सनलाइट इज व्हाइट और कलर्ड, ये क्वेश्चन है कि जो सन से लाइट आ रहा है, जो आपको दिखने में व्हाइट लगता है, तो क्या वो एक्चुअल में व्हाइट ही है या उसमें बहुत सारे उसमें कलर उसमें मिक्स हो रखे हैं। अब ध्यान दो, इस चीज को जानने के लिए एक काम करो आप, यहां पे एक प्रिज्म लो आप, ये प्रिज्म है, ठीक है, एंड प्रिज्म पे आप सनलाइट फॉल करिए, ये सनलाइट यहां पर आएगी, ठीक है। एक मिनट ना, ये मान लो सनलाइट यहां पर आ रही है प्रिज्म के ऊपर,
तो व्हेन वी पास सनलाइट थ्रू प्रिज्म देन यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्प्लिट इनटू 7 कलर. इट स्प्लिट इनटू 7 कलर. 1 2 3 4 5 6 and 7. Whenever we are passing sunlight through prism, this is prism, then it split into 7 parts, 7 colors. The first one will be V, I, B, Z, Y, O, R. आपने नाम सुना होगा विबग्योर. ठीक है, विबग्योर. अब देखो यहां पर इनका मीनिंग क्या होगा. V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड, R फॉर रेड. तो सनलाइट जो पास करी अपन ने वो सनलाइट 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई सनलाइट. ठीक है ना. तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है कि सनलाइट इज नॉट अ प्योर व्हाइट लाइट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर. ऑलराइट. अच्छा, अब देखो इस सनलाइट के 7 पार्ट में स्प्लिट होना, इस सनलाइट का 7 कलर में टूटना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिस्पर्सन. ठीक है ना. तो इसमें लिखो आप कि स्प्लिटिंग सनलाइट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट कलर्स when it is passed through prism is known as, is called, ये बोल दो आप, is called dispersion. ऑल राइट. तो ये एक लाइट का फिनोमिना हो गया. जैसे अपन ने बात की कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन में लाइट वापस से उसी मीडियम में ट्रेवल करती है. तो डिस्पर्सन क्या होता है. डिस्पर्सन बेसिकली किसी भी एक सिंगल लाइट का पार्ट्स में ब्रेक होना कहलाता है. दैट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. तो ये आप नोट कर ले. और आगे अपन बात करेंगे इसमें कि जो ह्यूमन आईज है जिससे अपन देखते हैं, जो ऑर्गन है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, उसका जो इंटरनल उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके और कौन कौन से पार्ट्स वहां पे होते हैं, ये बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं. तो ये आप नोट करें. एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ह्यूमन आईज की जो स्ट्रक्चर होती है, उसका जो इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, ये अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है. ऑल राइट. तो पहली बात तो हेडिंग का नाम लगाओ आप, ह्यूमन आईज. अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना. नेचर में मिलता है ना ये. तो इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और इसी की हेल्प से वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. यदि बिना आंखों के अपन किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, तो किसी भी चीज को देखने में, है ना, विजिबल होने में जो मेन रोल है वो किसका होता है, आई का होता है. तो अभी अपन बात करने वाले हैं कि बेसिकली आई के अंदर और क्या होता है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे और कैसे पार्ट या कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या होगा, क्या रोल होगा. ठीक है. तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे अपन आई का. ठीक है. ये बेसिक अपना आइडिया करेंगे. जो प्रॉपर डायग्राम है वो नहीं बनाऊंगा मैं ना. देखो ये मान लो कि यहां पर ये आई बना दें अपन यहां पर. ठीक है. देखो आई का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल. ठीक है ना, स्फेरिकल होगा यहां पर. और यहां जो ये आउटर कोर दिख रहा है आपको, आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो आपको दिखता है ये आपका होगा कॉर्निया. दिस इज नोन एज कॉर्निया. ये वाला पार्ट कॉर्निया. अच्छा, इसके अलावा देखो यहां पे ये अपना फ्रंट पार्ट है, जो आई का जो फ्रंट पार्ट जो आपको दिख रहा है, सामने वाला पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज नोन एज कॉर्निया. अच्छा, देखो इसके यहां पे जस्ट इसके अंदर की ओर, इनसाइड में, कॉर्निया के जस्ट अंदर यहां पर होगा, कॉर्निया के अंदर यहां पर होता है एक आइरिस. दिस इज नोन एज आइरिस. ठीक है ना. आपने देखा होगा कि स्फेरिकल एक डार्क सा स्पॉट होता है अपने आंख के अंदर, दैट पार्ट इज नोन एज आइरिस. तो ये है आइरिस. और आइरिस के जस्ट सेंटर पर एक डॉट होता है. आइरिस के जस्ट सेंटर पर एक और डॉट होगा, उस डॉट को अपन बोलते हैं प्यूपिल. दिस इज नोन एज प्यूपिल. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई.
कि आई का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो आपको दिख रहा है, फ्रंट पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट पार्ट इज कॉर्निया। एंड ये फ्रंट पार्ट के जस्ट अंदर की ओर है ना, यहां पर एक और ये स्पेरिकल एक होगा ब्लैक सा स्पॉट पूरा, दैट पार्ट इज नोन एज आइरिस। और उस ब्लैक स्पॉट के जस्ट मिड में सेंटर में एक छोटा सा स्पॉट और होगा, उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है ना। और देखो यहां पर होती है रेटिना, यहां पर होगा रेटिना जहां पर इमेज फॉर्म होती है, तो ये रेटिना है। और रेटिना का जो कनेक्शन होता है वो होगा नर्व सेल से, नर्व सेल, ठीक है ऑलराइट। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आईज। और यहां पर लेंस भी होता है, ठीक है, यहां पर लेंस भी होगा। तो दिस इज द आई लेंस, दिस इज द आई लेंस। तो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ आई, जिसको अपन समझ सकते हैं कि अभी इसमें हर पार्ट का फंक्शनिंग क्या है, कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, ये अपन देखते हैं अपन, है ना। देखो अपने को ये तो पता है कि अपन आंख से देखते हैं अपन, बट एक्चुअल में आंख जो अपनी आई के अंदर जो है वो कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है वो अपन यहाँ पे देखने जानने वाले हैं आज। देखो जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है, तो लाइट आपकी आंख से, आपकी आई से किस पार्ट से अंदर एंटर करती है, आई के अंदर किस पार्ट से एंटर करेगी, तो वो करती है प्यूपिल से। जो प्यूपिल जो सेंटर वाला ये है ना, सेंटर, वहां से सनलाइट या कोई भी लाइट मान लो आप, ये यहां से यहां पर एंटर करेगी अंदर की ओर। बाकी जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो आप देख पा रहे हो, जो फ्रंट पोर्शन है, उसका नाम होगा कॉर्निया, ठीक है। और जो पूरा ब्लैक स्पॉट है ये वाला, है ना, स्पेरिकल टाइप का, वो होगा आइरिस। और आइरिस के अंदर क्या होगा, प्यूपिल होगा। तो सनलाइट यहां से आती है इसके अंदर थ्रू प्यूपिल, और यहां आके यहां पर लेंस होगा, और ये लेंस जो होगा इन लाइट्स को इस रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। ये लाइट्स तो यहां से आ रही है, वो यहां से आके इस स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन होती है ना, बेसिकली अपन समझ सकते हैं कि स्क्रीन मान लो इसको आप। तो सनलाइट या जो भी लाइट, कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट की मान लो कोई रेज आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो यहां से पास होके यहां रेटिना के ऊपर आके फॉल होती है, और उनको फोकस कौन करेगा, ये लेंस करेगा। तो ये पूरी रेज फोकस होके यहां पर लेंस पे गिरती है, यहां पर इसके ऊपर ऑन रेटिना। और यहां पर जब ये रेज फॉल होगी तो इस जगह पर सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे, सेंसेशन। उन सेंसेशन को जो नर्व सिस्टम है, जो नर्व सेल्स है, वो यहां से लेके ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली कहानी इतनी सी है इसमें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेज आई तो प्यूपिल की हेल्प से वो अंदर की ओर इंसर्ट हो जाएगी, और उसके बाद में जो लेंस होगा उनको इस पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिना, वहां पर फोल डाउन करेगा, फोकस करेगा, और वहां पर उनके फोकस होने से कुछ सेंसेशन बनेंगे। उन सेंसेशन को जो नर्व सेल्स है वो ब्रेन तक पहुंचाएंगी, और ब्रेन अपना जो है वो इंटरप्रेट कर लेगा कि क्या अपने को देखना है, क्या अपने को इमेज बनानी है। तो दिस इज द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ आई, है ना। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और आई लेंस एंड रेटिना, ऑलराइट। तो भले इसमें आप लिखो एक बार के लिए आप कि कॉर्निया जो होता है ना, इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई, इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखाऊंगा आपको आइरिस के बारे में। तो देखो आइरिस जो होता है ना, वो ये बात को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट को अंदर लेना है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी अपन बहुत ज्यादा लाइट को अपन देखते हैं, जैसे मान लो कि सन को अपन देखते हैं ना, तो सन को देख नहीं पाते अपन उसको, क्योंकि वहां पे लाइट बहुत ज्यादा होता है। तो कितना लाइट को आपको अंदर एक्सेप्ट करना है, लेना है, उस चीज का जो है ना कंट्रोल है वो किसके पास में होता है, आइरिस के पास में। जो आइरिस है वो ये डिसाइड करता है कि कितना लाइट को आपको अंदर की ओर एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो आइरिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल कि वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ लाइट आपको अंदर की ओर रिसीव करना है, इस बात को डिसाइड करेगा आइरिस, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहां लिखो आप आइरिस डिसाइड्स अमाउंट ऑफ लाइट विच शुड एक्सेप्ट, जो अपने को एक्सेप्ट करनी है, ठीक है ना, एक्सेप्ट। इसके अलावा बात करूं मैं प्यूपिल से, तो लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल्स, ऑलराइट।
इसके बाद में लेंस पे गिरेगी, लेंस पे गिरते ही वो लाइट जो होगी वो फोकस हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो बहुत सारी रेज आ रही थी, तो रेज यहाँ पे आएगी और यहाँ पे सारी रेज जो है वो फोकस होके यहाँ गिरेगी पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। और यहाँ जब लाइट गिरेगी यहाँ पर, तो वहां पे सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे और वो सेंसेशन जो है वो नर्व सेल्स की हेल्प से ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। और जो ब्रेन है उसमें इतने ना वो उसमें इतनी समझ होती है कि वो देख लेगा कि क्या आपने को इमेज बनाना है वहां पर। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले, ये है आई का सिंपल फंक्शनिंग कि कैसे आंख काम करती है चीजों को देखने में। ऑलराइट, अच्छा अब देखो यहां पर एक और चीज है कि जो नर्व सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है ना, दो टाइप की होती है अपने अंदर दोनों नर्व सेल जो होगी दो टाइप की होगी। तो लिखते हैं कि कौन कौन से यहां पे टाइप पॉसिबल है। देखो एक तो होता है देयर आर टू टाइप ऑफ नर्व सेल। देखो पहला इसमें आएगा रोड सेल होगी, तो रोड सेल। और सेकंड इसमें आएगा क्रोन, एक मिनट ना, सेकंड विल बी लेट 1 सेकंड, हाँ कॉन्स, सॉरी। ऑलराइट, द सेकंड विल बी कॉन्स। देखो इसमें देखो ये जो सेल्स होती है कॉन सेल्स, ये रेस्पॉन्सिबल है ब्राइट लाइट के लिए, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, है ना। और जो रोड सेल्स है ये होती है डिम लाइट के लिए सेंसिबल, ठीक है। तो इसमें आप लिखो आप दीज आर सेंसिबल फॉर डिम लाइट, ठीक है, एंड दीज आर सेंसिबल फॉर ब्राइट लाइट, कि जब भी लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट आ रही होगी आंख के अंदर, यहां पर आई के अंदर, तो उस टाइम पर कौन सी सेल एक्टिवेट होगी, कौन सेल्स। और जिस टाइम पर लाइट डिम आ रही होगी उस टाइम पर रोड सेल्स आपकी एक्टिवेट होती है। अच्छा देखो इनका जो अमाउंट है इन दोनों सेल्स का वो है ना, जैसे मान लो कि कुछ जानवरों में ना रोड सेल्स ना ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिम लाइट में अच्छे ना वो देख पाते हैं, है ना। और अपने अंदर क्या होता है कि कौन सेल्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। ऑलराइट, क्योंकि ब्राइट लाइट को अपन अच्छे से अपन देख पाते हैं। ऑलराइट, अब देखो इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राइट, देखो आगे अपन बात कर रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। बेसिकली देखो ये दो टाइप के होंगे, पहला इसमें आएगा मायोपिया और दूसरा इसमें आएगा हाइपरमेट्रोपिया। दीज आर टू डिफेक्ट। अब देखो इसमें कि ये जो डिफेक्ट है ना, जिन लोगों में होता है उनके साथ में देखो क्या दिक्कत होती है कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिख पाते हैं, बट जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो उनको दिख नहीं पाता क्लियरली, है ना। तो जिन लोगों में ये वाला डिजीज पाया जाता है ना, उस डिफेक्ट को बोलते हैं अपन मायोपिया। और जिसमें इसका रिवर्स होता है कि जिनको दूर के ऑब्जेक्ट इजीली दिख पाते हैं, क्लियरली दिख पाते हैं, और जो पास के ऑब्जेक्ट वो दिख नहीं पाते उनको क्लियरली, तो उस डिजीज को बोलते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया। तो यहां पर लिखो आप द पर्सन सफरिंग दिस defect can see closer object clearly but cannot see distant object। तो जिन लोगों में ये वाला डिफेक्ट होता है ना, उसको अपन बोलेंगे मायोपिया डिफेक्ट। ऑलराइट, और देखो इसका रीजन ये होता है कि जो आपका आई लेंस होता है ना, जो आई लेंस होता है उसका वो थिक हो जाएगा आपका, और थिक होने से ही ये दिक्कत हमने ये क्रिएट होगी ना। तो इसमें लिखो कि रीजन ऑफ दिस इफेक्ट इज थिक आई लेंस। यदि आई लेंस जो है वो थिक हो गया, इट मीन्स कि उन लोगों में ये वाला डिफेक्ट पाया जाएगा। ऑलराइट, अच्छा तो इसमें इसका रिवर्स होगा पूरा कहानी, दिस इज वाइस वर्सा ऑफ मायोपिया। तो यहां पर लिखेंगे द पर्सन
द पर्सन सफरिंग दिस डिफेक्ट और डिजीज, दिस डिफेक्ट कैन सी distant object clearly, distant object clearly, all right, and cannot see closer object clearly, all right, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों की जो दूर की नजर है वो सही होती है और जो पास की नजर है वो उनकी कमजोर होती है, वीक होती है, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा देखो, इसका रीजन होता है कि लेंस का थिक हो जाना, सॉरी थिन हो जाना, ठीक है। तो रीजन इसका होगा, इसका रीजन लिखिए आप, इसका रीजन होगा आई लेंस का थिन हो जाना, थिन आई लेंस। तो दीज आर सम डिफेक्ट्स विच कैन अकर, ऑल राइट, ये आप नोट कर ले। आगे अपन इसमें बात करने वाले हैं कि जैसे आपको ये मालूम है कि जो आई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, बॉडी का। तो अब इसको केयर करने के लिए, इसकी टेक केयर करने के लिए कौन कौन सी अपन है ना मेजरमेंट अपन यहाँ पे ना अडॉप्ट कर सकते हैं, अपन बात करने वाले इसमें, ऑलराइट। तो आगे देखो इसमें आप नेक्स्ट यहां पर आएगा केयर ऑफ आई, केयर ऑफ आई, हाउ वी कैन केयर अबाउट ऑफ आवर आई, ऑलराइट। तो देखो इसमें नेक्स्ट अपना आएगा केयर ऑफ आई, ठीक है। तो 3-4 मेजरमेंट्स है जो अपन ले सकते हैं आई को केयर करने के लिए, केयर ऑफ आई। देखो फर्स्ट इसमें लिखो आप, सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आएगा कि बहुत कम लाइट में या बहुत ज्यादा लाइट में है ना कभी भी आपको बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो आपकी आई पे ना स्ट्रेन आएगा और आई पे यदि स्ट्रेन आएगा तो वहां पर डिफेक्ट वहां पे आ सकते हैं। इसीलिए ये एडवाइस होना होता है कि बहुत कम लाइट में या बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में कभी भी ना आपको बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, ऑलराइट। तो यहां लिखो इसमें आप कि डोंट रीड बुक इन ए वेरी डिम लाइट, और वेरी ब्राइट लाइट। इन दोनों ही केसेस में आई पे स्ट्रेन पड़ेगा और स्ट्रेन आने से वहां पे बहुत सारी डिजीज वहां पे अकर हो सकती है, ऑलराइट, और वेरी ब्राइट लाइट। तो पहला जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो अपन ये यहां पर ले सकते हैं। अच्छा देखो सेकंड देखो आप, इसमें देखो इन केस ऑफ इंजरी, मान लो कि कुछ आपकी आंख में लग गई, आपकी आंख मान लो इंजर्ड हो गई, तो उस टाइम पे है ना आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, ऑलराइट। तो इसमें लिखो इन केस ऑफ इंजरी, इमीडिएटली कंसल्ट टू डॉक्टर, इमीडिएटली कंसल्ट टू डॉक्टर, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप यहां पर, थर्ड पॉइंट यहां पर यह आएगा कि लेट सपोज कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स या और कुछ आइटम यदि आपकी आंख में चला जाए, है ना, तो उस केस में अपनी आंख को आप कभी ना रब नहीं करें, आप उसको आप ठंडे पानी से उसको आप वॉश करें आप, ठीक है ना। तो ये भी एक एडवाइजरी होती है। देखो इसमें आप कि इफ समथिंग वेंट इनटू आई देन नेवर रब इट, ऑलराइट, है ना। इसको लिखो आप वॉश योर आई विथ कोल्ड वाटर, आई को रब करने से वहां पर एलर्जी हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकते हैं वहां पर। तो उनसे बचने के लिए कभी भी यदि कुछ भी चीज आपकी आंख में जाती है तो उस टाइम पर उसको आपको आंख को रब नहीं करना है ना, उसको आपको ठंडे पानी से वॉश करना है। एंड देखो लास्ट पॉइंट देखो इसमें आप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसे विटामिन आप या ऐसे न्यूट्रिशंस आप है ना खाने में लीजिए जो विटामिन ए से है ना फुलफिल हो, ऑलराइट। इसमें देखो आप टेक फूड विच इज रिच इन विटामिन ए, कि जिन फूड्स में या न्यूट्रिशन में विटामिन ए काफी अमाउंट में पाया जाता है ना, उनको आप लेने की कोशिश करिए, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और मैं बताऊंगा आपको कि विटामिन ए है ना किन किन में है ना मिलेगा आपको। तो देखो इसमें एग्जांपल देखो इसकी आप, कि जहां से आपको विटामिन ए आपको मिल सकता है, तो इसमें आएंगी कैरेट्स, ठीक है, इसके अलावा पोटैटो, ऑलराइट, इसके अलावा ऑयल, मैंगो, वेजिटेबल्स,
तो दीज आर वेरी रिच इन विटामिन ए एटसेट्रा, तो ट्राई टू टेक दीज न्यूट्रिशंस। ऑलराइट, तो दीज आर सम प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजरमेंट्स विच वी कैन यूज टू सेव आवर आई। ऑलराइट, आगे देखो इसमें अपन आगे लास्ट अपन बात करने वाले हैं। अच्छा, नोट कर लो इसको ना एक बार के लिए। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है ना, और लास्ट यहां पर ये रहेगा कि सवाल ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी विजुअली चैलेंज पर्सन, मान लो कोई पर्सन मान लो विजुअली चैलेंज्ड है, वो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है ना, तो वो चीजों को कैसे महसूस करेगा, कैसे वो चीजों को पढ़ेगा या कैसे वो चीजों को महसूस करेगा। तो उसके लिए देखो एक चीज है, एक सिस्टम बना रखा है, एक लैंग्वेज होती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम। ऑलराइट, दिस इज बाय नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है ब्रेल, है ना। तो उसने कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाया, ऐसी उसने कुछ लैंग्वेज बनाई, कोडिंग की, कि उसको यूज करके जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो भी कुछ चीजों को फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक्स को। ऑलराइट, तो देखो इसमें पहला पॉइंट इसका ये रहेगा कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस ब्रेल, बाय लुइस ब्रेल, ये साइंटिस्ट का नाम है। ऑलराइट, सेकंड देखो इसमें यहां पर सेकंड पॉइंट यहां पर आएगा कि इट इज यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, और आई मीन ब्लाइंड पर्सन। ऑलराइट, अब देखो बात करते हैं कि इस सिस्टम में ऐसा क्या होता है, इस लैंग्वेज में ऐसा क्या होता है कि वो लोग है ना इसको समझ जाते हैं या वो लोग चीजों को पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो यहां पर पहला पॉइंट ये आएगा कि इस सिस्टम में, इस लैंग्वेज में देयर विल बी 63 कैरेक्टर। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप, देखो इट कंसिस्ट, ये सिस्टम जो होता है, लैंग्वेज जो होती है, उसमें 63 कैरेक्टर होंगे। तो इट कंसिस्ट 63 ब्रेल कैरेक्टर, उनको अपन बोलते हैं क्या, ब्रेल कैरेक्टर। ऑलराइट, और एक और नाम इनका होगा सेल। अब देखो बात करूं, जैसे मान लो कि पहली बात तो हर अल्फाबेट में या हर कैरेक्टर में 6 डॉट होंगे, देयर विल बी 6 डॉट इन ईच कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन काम करें कि ये मान लो कि 1 2 3 4 एंड 5 6। ऑलराइट, तो दीज आर 6 डॉट्स। अब देखो इन डॉट्स में से ये कोई कैरेक्टर बनाएंगे ना अपन इसको, तो देखो इन डॉट में से, जैसे मान लो कि ये डॉट मान लो बाहर रेज्ड हो रखा है, मान लो कि बाहर की ओर थोड़ा सा रेज्ड हो रखा है, उभरा हुआ है, बाकी सब प्लेन है। ऑलराइट, बाकी का जो हाइट है वो इसकी कंपेरेटिवली कम है। तो यदि इन 6 में से यदि ये वाला जो डॉट है वो रेज्ड हो रखा है, तो अपन ये मानेंगे कि वो जो अल्फाबेट है, जो कैरेक्टर है, वो किसको डिनोट कर रहा है, ए को, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अल्फाबेट ए। तो यदि इन 6 डॉट में से जो फर्स्ट डॉट है वो रेज्ड हो रखा हो, बाहर निकला हुआ रहे, उभरा हुआ रहे, तो उस कैरेक्टर को वो टच करके, फील करके ऐसे समझ लेगा कि वो जो कैरेक्टर है वो क्या है, ए है, दैट इज ए। अच्छा, ऐसे मान लो कि बी की बात करूं, जैसे मान लो कि 6 डॉट। अच्छा, 6 डॉट तो हर कैरेक्टर में होंगे, बट इनमें से कुछ डॉट बाहर उभरे हुए रहेंगे, है ना, रेज्ड होंगे, तो उनके बिहाफ पर वो डिसाइड करने वाला है कि कौन सा कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, देखो बी के लिए क्या होता है, बी के लिए बेसिकली ये होगा कि 2 डॉट ये वाले बाहर की ओर रेज्ड रहेंगे, बाकी डॉट इसमें कम हाइट से रेज्ड रहेंगे। ऑलराइट, देखो यहां पर ये दोनों डॉट क्या है, रेज्ड हो रखे हैं, यहां पर इसमें ओनली एक था, तो इस कैरेक्टर का मीनिंग क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही हर कैरेक्टर का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो किसी कैरेक्टर में है ना, मान लो कि डॉट ये वाला बाहर निकला हुआ है, या किसी दूसरे में है ना ये वाला डॉट मान लो बाहर निकला हुआ है, तो इन सब लैंग्वेज को जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो याद करता है, लर्न करेगा, और उसके बाद में उनसे वर्ड फॉर्म करेगा, उनसे वो वर्ड फॉर्म कर लेगा, और वो इस चीज को समझ जाएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये कोडिंग हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, जिसमें हर एक अल्फाबेट का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अब कौन सा डॉट बाहर निकला हुआ है, उसके हिसाब से वो आइडिया करता है कि ये कौन सा अल्फाबेट हो सकता है। ऑलराइट, अच्छा, ऑलराइट, देखो इसमें, हाँ इसमें इतना ही है ओनली अपने कि इसमें कितने कैरेक्टर होंगे, देयर विल बी 63 कैरेक्टर इन दिस सिस्टम, और हर कैरेक्टर का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा, तो उन सबको फील करके, रियलाइज करके चीजों को या वर्ड्स को फॉर्म करता है। अच्छा, तो यहां पर आपका चैप्टर एंड हो गया है। यदि आपको डाउट कहीं पर आ रहा है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगला सेम को आप सब्सक्राइब कर ले आप। ऑनलाइन